दीपक पंचोली। मेरे चैनल सोशियोलॉजी विद डॉक्टर दीपक पंचोली पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल पर अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो देखे होंगे तो जो है बाकी दूसरे टॉपिक के ऊपर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे सोशियोलॉजी के ऊपर, मगर सामाजिक मानव शास्त्र के ऊपर मैंने अभी फिलहाल कोई वीडियो जो है नहीं बनाया। और मेरे बहुत सारे जो विद्यार्थी है वो यूपी से, छत्तीसगढ़ से, उन लोगों ने मेरे को मैसेज किया है कि आप जो है इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि जो है एक पूरा वीडियो जो है संक्षेप में बनाऊं और सरल सहज तरीके से बनाऊं ताकि आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो है ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए हम आज इसके बारे में बात करते हैं, सामाजिक मानव शास्त्र, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी। जैसा कि आप लोगों को अगर पता होगा कि जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये पेपर चलता है समाजशास्त्र के अंदर, और किसी में सेकेंड ईयर में चलता है, किसी में फर्स्ट ईयर में भी चल सकता है, किसी में थर्ड ईयर में भी चलता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग चलता है। तो मेरे को जो है जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा है, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि मोटे तौर पर जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है और किस तरह से इसको पढ़ा जाए, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी। मूल रूप से मानव शास्त्र दूसरा और समाज शास्त्र दोनों में जो है काफी समानताएं हैं, और इसीलिए जो है समाज शास्त्र के अंदर इसका एक पार्ट चलता है सामाजिक मानव शास्त्र। तो मैं इस वीडियो के अंदर जो सही मैं अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा कि मेरा जो समझाने का तरीका वो अलग तरीका रहता है, और मैं आपको सरल सहज तरीके से और उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। और मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि मैं विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करूं, न कि उनको रटाने के लिए चीजें बताऊं। तो अगर आप मेरा पूरा वीडियो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी। हम बात करते हैं कि जो है कोई भी विषय है और मूल रूप से सामाजिक मानव शास्त्र की अगर बात करें तो इसको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। तो मैं आपको पहले संक्षेप में थोड़ा तरीका बता रहा हूँ कि क्या तरीका रखे। मूल रूप से क्या है कि ये जो है इसके अंदर बहुत सारी जो चीजें आती है, तो हम लोग क्या होता कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना, हम लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए रहते हैं। तो पहला मेरा सभी विद्यार्थियों से जो है अनुरोध है कि वो अपने दिमाग को खुला रख करके चीजों का अध्ययन करें। होता क्या कि हमारी जो है हम जो अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, तो जैसा हम होते हैं, हमारी जो रीति रिवाज जो होते हैं, परंपरा होती है, उन्हीं के अनुसार हम दूसरों को जो है देखते हैं कि वो सही है या गलत है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक का अपना अपना एक अलग अलग संस्कृति और रीति रिवाज परंपराएं होती है। तो जो सामाजिक मानव शास्त्र के अंदर हम आदिवासियों के और इनके बारे में चीज जानकारी पढ़ेंगे तो वो जो है आएगी। तो इसलिए जो पहला चीज मैंने बताई आप लोगों को, कोई भी विषय हम पढ़े तो हम आपको जो है हमें पहला होना चाहिए कि हम दिमाग को खुला रख करके और निष्पक्ष तरीके से उन चीजों को अध्ययन करने की कोशिश करें। विद्यार्थी के नाते हम इनको पढ़ने की जो है कोशिश करें। तो सबसे पहले ज्यादा लंबा भूमिका नहीं बनाऊंगा, हम इसकी बात करें सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो जो है मूल रूप से मानव शास्त्र एक ऐसा विषय है जो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मानव शास्त्र यानी मानव का अध्ययन करने वाला। तो जो है समाज शास्त्र भी समाज का अध्ययन करता है, समाज के अंदर मानव रहते हैं, मगर दोनों में मूल रूप से जो बेसिक अंतर है वो ये है कि मानव शास्त्र जो है मूल रूप से जो है आदिवासियों का इनका अध्ययन करता है, यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी जो हजारों लाखों सालों पहले अगर हम बात करें, जब जो मनुष्य हम कहते हैं ना कि बंदर की जो संतान के रूप में था, तो जो हमारी जो प्रजाति उस तरह की थी, वहां से लेकर के आज हम जो जिस रूप में है उस रूप के जो वर्णन है उसका मानव शास्त्र के अंदर अध्ययन किया जाता है, और मूल रूप से आदिवासियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा कि हम जो है उनके शुरुआत वाले मनुष्यों का उनका अध्ययन क्यों करते हैं। तो होता क्या कि हम जब तक हम पुराने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक वर्तमान का अध्ययन उसका करना हमारे लिए मुश्किल रहता है, और उसी आधार पर कड़ियां जोड़ करके हम आगे का अध्ययन करते हैं। इसलिए सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, मूल रूप से मानव शास्त्र का। अब एक चीज और मैं बता दूं कि मानव शास्त्र के अंदर बहुत सारी चीज आती है, एक विज्ञान का पार्ट है उसके अंदर, मगर इसका एक भाग होता है सामाजिक मानव शास्त्र जो समाज शास्त्र से काफी मिलता जुलता है। ये समाज शास्त्र का एक हिस्सा हम कह सकते हैं, सामाजिक मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो है सामाजिक मानव शास्त्र के अंदर जो हम अध्ययन करें तो वो किस तरीके से हमें करना चाहिए और क्या क्या चीजों का हम अध्ययन करना चाहिए। तो अभी मैंने अर्थ बता दिया आपको। सामाजिक मानव शास्त्र के अंदर हम मानव का अध्ययन करते हैं और मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान तक के जो हम जो यात्रा है उसका हम अध्ययन करते हैं। अब इस सामाजिक मानव शास्त्र के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो अगर आप जो पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा
कि मैं आपको फिलहाल जो बेसिक जो अवधारणाएं हैं, 2-3 अवधारणा उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो अलग-अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर क्या चीज़ आती है, मैं हर एक का अलग-अलग नहीं बता करके एक समग्र रूप से बताऊंगा कि मोटे-मोटे तौर पर क्या चीज़ें आती है। अब एक छोटा-सा मैं उदाहरण बताऊंगा कि अगर आप लोग होटल में जाते हैं या खाना बनाना आता है आप लोगों को, तो पता होगा कि जो है अलग-अलग सब्जियों के अंदर मसाले आमतौर पर एक ही होते हैं। जो बड़ी-बड़ी होटलें होती है, जो ढाबे होते हैं, उनके ऊपर ग्रेवी पहले तैयार रहती है। आप अगर वहाँ जाते हैं, आपको कोई भी सब्जी खानी हो तो उसके अंदर वो ग्रेवी पहले से तैयार रखकर उसी ग्रेवी के अनुसार आपको अलग-अलग सब्जियाँ सर्व की जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है सामाजिक मानव शास्त्र की बेसिक ग्रेवी बताऊँगा और उसके अनुसार आपके जो प्रश्न आते हैं उसके अंदर आपको उसी अनुसार उसको मॉडिफाई करके उत्तर लिखने हैं। दूसरा कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको वो थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं बनाएंगे। इसके अंदर जो कुछ अवधारणाएं हैं, मैं आपको 2-3 जो इंपॉर्टेंट अवधारणा है उनके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, उसी आधार से आपको समझ में आ जाएगी। पहली चीज है, इसके अंदर एक आती है नृजाति या प्रजाति शब्द आता है और अंग्रेजी में बोलते हैं रेस, RACE रेस, वो दौड़ वाली नहीं, नृजाति नस्ल। और एक और इसको हम देसी भाषा में नस्ल भी बोल सकते हैं। अब नृजाति, प्रजाति या नस्ल किसे कहते हैं? एक और शब्द आता होगा, आप समाज में विज्ञान को आपको पता होगा, जाति। जाति और प्रजाति में बहुत अंतर है। जाति मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक सामाजिक संस्था है जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति के अंदर ही पाई जाती है। बाकी देशों में जाति की जो नामक जो संस्था वो नहीं पाई जाती। इसके बारे में मेरा एक वीडियो आप लोगों को अगर उसमें जाकर के देख सकते हो, मैं अभी यहाँ फिलहाल बात नहीं करूंगा। तो जाति तो हो गई मनुष्य के द्वारा बनाई गई। प्रजाति क्या है? प्रजाति या नृजाति या नस्ल या रेस जो है, मैं आपको संक्षेप में एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। मान लीजिए आपको एक अफ्रीकी आदमी आता है, एक अमेरिकी आदमी आता है। जो आमतौर पर हम लोग जो यूरोप के और अमेरिकी लोगों को सबको हम अंग्रेज बोलते हैं। मूल रूप से अंग्रेज का मतलब होता है जो इंग्लैंड के रहने वाले, अब फ्रांस के रहने वालों को भी हम अंग्रेज बोलते हैं, अमेरिका वालों को भी अंग्रेज बोलते हैं, क्योंकि उनका जो कलर है वो सफेद होता है। तो वो हम जो बोलते हैं वो गलत है बेसिकली, मगर साधारण देसी भाषा में अगर बात करें तो मान लीजिए कोई अफ्रीका का आदमी आता है, एक अमेरिकी या यूरोपियन आदमी आता है, एक नेपाली या जापानी आदमी और एक जो है भारतीय आदमी आपके सामने खड़ा है, 4 आदमी। तो उनमें से आप जो शक्ल सूरत देकर, रंग रूप देकर के आप अंतर बता सकते हैं। तो वो जो अंतर है वो हम मनुष्य ने नहीं बनाया, वो प्रकृति के द्वारा देन है। तो वो चीज कहलाती है प्रजाति। अब प्रजाति मूल रूप से जो है, ये मेरा समझाने का देसी तरीका हुआ, आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि प्रजाति का मतलब हुआ कि मनुष्य की शारीरिक बनावट के आधार पर जो है जो अंतर। अब शारीरिक बनावट का मतलब ये नहीं कि किसी सींग पूछ हो गया, ऐसा नहीं। शारीरिक बनावट का मूल रूप से अर्थ है कि आपका जो कलर, अब हम बात करें कलर की भी, अगर हम बात करें गोरे काले की, तो भारतीयों में भी गोरे काले होते हैं, मगर जो एक यूरोपीय या अमेरिकी जो व्यक्ति है उसका कलर और हमारे भारतीय का गोरे जो व्यक्ति है उसका कलर में भी अंतर आता है। उसका जो चमड़ी का स्किन का कलर है, दूसरा उनके बालों का, जो आप लोगों ने देखा होगा कि बालों में अंतर होता है, नाक का, हाइट का। तो ये जो सारी जो अंतर होते हैं वो प्रजाति कहलाती है। और मूल रूप से अगर हम बात करें तो मूल रूप से पूरी दुनिया में 3 प्रजातियां पाई जाती है। पहली ये काकेशियन, ये जो बेसिक चीजें हैं मैं बता रहा हूं आपको, और इन्हीं चीजों के आधार पर आप आगे की चीजें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये छोटे प्रश्न से लेकर बड़े प्रश्न भी इसी के अंदर आते हैं। कॉकेशियन हो गई, दूसरा हो गया मंगोलियाइट, मंगोल, तीसरी होती निग्रो, निग्रोइड जिसको हम बोलते हैं। तो जो कॉकेशियन प्रजाति है वो सबसे जो है, और एक और चीज इनके अंदर भी और अलग अलग जो है वेराइटीज होती है। कॉकेशियन के अंदर जो है 11 से भी अधिक जो है उप विभाजन है। मंगोलियाइड में भी अलग अलग विभाजन है, निग्रो में भी अलग अलग विभाजन आ रहे हैं। अब मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो जो हम देशी भाषा में बोलते हैं जो अंग्रेज या जो अलग लोग, तो वो हो गए कॉकेशियन में। अब भारतीय किस में आते हैं? भारतीय भी कॉकेशियन की एक प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। उत्तर भारत के लोग, साउथ जो क्या नाम, दक्षिण भारत के लोग हैं, वो कुछ उनका हिस्सा अलग निग्रोइड में भी आता है, मिक्स इसमें अलग अलग संख्या में आता। और अगर उत्तर भारत की क्या नाम, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ मंगोलियाइड भी भारतीय भी नस्ल के पाए जाते हैं। अब कॉकेशियन की बात करें, मैंने बताया आपको 11 से ज्यादा उपप्रजाति पाई जाती है। इसके अंदर जो अमेरिकी, यूरोपियन और भारत, पाकिस्तान के और ये रूस के ये जो लोग हैं वो इसके अंदर आते हैं। मंगोलियाइड के अंदर जो है अगर बात करें वहाँ ये चीन है, जापान है, नेपाल, और जो ये हम कैसे ये क्या नाम, पूर्वी जो है एशिया के जो है
देश है वो उन लोगों को मंगोलियाइड नस्ल में कहते हैं, और निग्रोइड के अंदर जो अफ्रीका के जो लोग आते हैं उनको हम निग्रोइड कहते हैं। तो ये बेसिकली ये, और ये जो चीजें हैं ये बनाया किसने, ये हम कोई भगवान के वहां कोई फार्म नहीं भरा हमने, या कोई हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी नगर पालिका में, ये चीज हम बाई बर्थ जो है हम पैदा हुए। तो ये जो प्रजाति जो है मनुष्य के द्वारा बनाई नहीं है, जबकि जाति मनुष्य के द्वारा बनाई। और इन प्रजातियों के आधार पर भेदभाव जो चीजें होती वो हम अलग बात, हम वहां यहाँ फिलहाल बात नहीं करें इनकी। तो ये एक हो गया अर्थ जो है, पहली अवधारणा होगी भेजाती की। अब हम बात करेंगे दूसरी बारे में कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवधारणा है कि आदिवासी किसे कहते हैं या आदिम समाज किसे कहते हैं। आदिवासी या आदिम समाज क्या कहते, किसे कहते हैं, क्योंकि आदिम शब्द जो है बहुत ज्यादा आपको काम आएगा। मूल रूप से अगर हम बात करें तो जो है आदिम समाज या आदिवासियों की जो समाजशास्त्र के अंदर या मानव शास्त्र के अंदर जो परिभाषा है उनमें हम ये मानते हैं कि किसी दूर दराज के जो बाकी समाज से कटे हुए इलाके के रहने वाले, पहाड़ों में, जंगलों में और रहने वाले एक विशेष समूह को हम आदिवासी कहते हैं। उनकी रीति रिवाज परंपराएं जो अलग तरीके की रहती है, इनके अंदर अलग अलग विशेषताएं आती है, तो वो चीज कहलाती आदिवासी। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो है अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग जो है आदिवासी जो ये हम कह सकते हैं कि समूह पाए जाते हैं। मोटे तौर पर जैसे राजस्थान की बात तो भील हुए, मीणा हुए, और बाकी अगर उत्तर भारत की बात करें तो गोंड है, और बहुत सारे जो जनजातियां पाई जाती है। हम उसको इनको जनजाति भी बोलते हैं। भारतीय जो है या संविधान के तहत हम जनजाति का मतलब होता है कि भारत सरकार ने जो एक लिस्ट बना रखी उसके अंदर जिनको शामिल किया जाता है जनजाति के रूप में, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है कहलाती है जनजाति। और आदिम शब्द जो है पूरे दुनिया के अंदर हम इसको काम में लेते हैं। तो ये हो गया दो उदाहरण। और सबसे इसके अंदर सामाजिक मानव शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है दूसरा, और ये जो चीज है वो है संस्कृति। और इसी अवधारणा के आधार पर समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर पाया जाता है। अब यहाँ मैं एक चीज शुरुआत में बताना भूल गया था, मैं यहाँ बताऊंगा आप लोगों को कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर क्या है। तो जो मुख्य जो अंतर है वो अंतर यह है कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है संस्कृति को ज्यादा महत्व देता है, जबकि समाजशास्त्र जो है समाज को अधिक महत्व देता है। और ये मानता है कि समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र ये मानता है कि संस्कृति अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि जो है अगर निष्पक्ष रूप से अगर हम देखें तो कान को यूं पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, बात एक ही होती, दोनों एक दूसरे से मिली जुली है। हम जो है ज्यादा इस तरह से अंतर नहीं कर सकते। मगर जो है और एक और चीज कि इनके बीच में बहुत एक ज्यादा गहरा विवाद था। तो अमेरिकी दो समाजशास्त्री, एक तो समाजशास्त्री हुए पार्सन्स और एक हुए मानव शास्त्री क्रोबर। तो क्रोबर पार्सन्स पैक्ट एक बना था, क्रोबर पार्सन्स एक पैक्ट बना था। और इसके बाद 1951 के आसपास की लगभग बात, 1950-51 के आसपास की बात है। और इन लोगों ने मिलकर के एक समझौता किया। और वो समझौता क्या किया कि न तो हम जो है इन्होंने मानव शास्त्र कहा कि हम समाज की बुराई करेंगे, और यानी कि समाज को ज्यादा हीन नहीं माने के अध्ययन के रूप में, और पार्सन्स ने कहा कि हम भी संस्कृति को जो है दोयम दर्जे का नहीं मानेंगे। और इनके बीच में समझौता हुआ कि संस्कृति और समाज दोनों अपने आप में, दोनों का अपना अपना महत्व है। और वो चीज कहलाती है क्रोबर पार्सन्स पैक्ट। तो ये भी एक आपके जनरल नॉलेज का भी विषय है और आपके परीक्षा के अंदर भी एक जो है टॉपिक आ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मानव शास्त्र जो संस्कृति को ज्यादा महत्व देते हैं, अब संस्कृति क्या चीज है। तो अगर आप मेरा एक पुराना वीडियो भी इसमें चैनल पर मिल जाएगा संस्कृति के बारे में, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि संस्कृति का मतलब होता है कि मनुष्यों ने जो भी चीजें बनाई है वो संस्कृति का एक पार्ट कहलाता है। यानी कि मान लीजिए चौक है वो मैंने बनाई है, मैंने कपड़े पहन रखे, या आप कैमरा मोबाइल जो देख रहे हैं ये भी इंसान ने बनाया। इसके अलावा रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, हमारे जो धर्म है, ये सब मनुष्य ने बनाए। तो मनुष्य, हम ये कह सकते हैं हर कोविड से एक परिभाषा दी कि जो ये हमारा एनवायरमेंट यानी पर्यावरण का मानव निर्मित भाग जो है संस्कृति कहलाता है। या दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं जीवन जीने का तरीका संस्कृति कहलाता है। तो
मानवशास्त्री लोग जो है ये संस्कृति को ज्यादा महत्व देते हैं, और उसी आधार पर उन्होंने इसके बताया, इसके सामाजिक मानवशास्त्र के अंदर संस्कृति के महत्व आता है, परिभाषाएं आती है, इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत आते हैं कि भाई उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ मैं संक्षेप में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि संस्कृति की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। आप, हाँ, एक और मेरा सलाह है आप लोगों को कि जब आपके पास निश्चित रूप से कोई किताब होगी, तो जो सामाजिक मानवशास्त्र से जुड़ी हुई आप कोई भी साधारण किताब ले सकते हैं, और उसको पढ़ने से पहले जो है मेरा ये वीडियो देख लेना, और उसके बाद आप अगर वो किताब पढ़ते हैं उसमें से नोट्स बनाएंगे तो आपको जो है बहुत आसानी रहेगी, और परीक्षाएं बहुत नजदीक है तो आपको उसमें मेरे वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी। मैं आपको संक्षेप में इसीलिए बता रहा हूँ। तो संस्कृति का जो है मैंने बताया आपको, संस्कृति का महत्व ये, और एक और चीज, मनुष्य और जानवरों में अंतर है, वो संस्कृति का ही होता है, ये आप जानते हैं। खाना जानवर भी खाते हैं, खाना हम भी खाते हैं, मगर हमारे खाने का जो तौर तरीका वो संस्कृति है, जबकि जानवर जो खाता है वो उसमें कोई संस्कृति नहीं होती है। तो अब भले वो हम कुछ भी खाएं, कैसे भी खाएं, पर वो तौर तरीके जो होते हैं वो संस्कृति के एक पार्ट होते हैं। अब इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत आएंगे, तो जो इंग्लैंड के जो मानवशास्त्री थे उन लोगों का ये मानना था कि संस्कृति का उत्पत्ति मिस्र से हुई थी। इजिप्ट जो एक देश है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पुरानी प्राचीन सभ्यता थी, तो उनका जो है ये मानना था कि मिस्र से हुई, जबकि जो फ्रेंच जो मानवशास्त्री है उनका ये मानना कि नहीं, ऐसा नहीं है, संस्कृति की उत्पत्ति अलग अलग जगह से हुई। इसी तरह अमेरिकी प्रसारवादी सिद्धांत उनका ये मानना है कि जो है पूरी दुनिया के अंदर छोटी छोटी चीजों के आविष्कार हुआ और वो छोटी जगह से पूरी दुनिया में फैल गए। तो ये भी सारे विवाद के विषय और सारी अध्ययन के विषय है, मगर आप जो है इसके अंदर जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये उत्पत्ति के इनके सिद्धांत आप पढ़ेंगे। अगला जो है टॉपिक हम बात करें संस्कृति के बाद, जो आपके सामाजिक मानवशास्त्र के अंदर जो टॉपिक आता है उसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है परिवार। मूल रूप से अगर हम देखें तो जो ये फैमिली जो चैप्टर है ये आपके समाजशास्त्र के अंदर भी आती है, इसमें भी आती है। अब संक्षेप में अगर हम बात करें, परिवार किसे कहते हैं, आपका भी परिवार है, सारे एक दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको बिना परिवार के पैदा हो, यानी अगर बिना माँ बाप के पैदा हो ही नहीं सकता, और माँ बाप है इसका मतलब परिवार है। भले हम खुद बच्चे नहीं पैदा करें, मगर हम तो जिनसे पैदा हुए वो तो हमारे माँ बाप थे, यानी परिवार तो होते हैं। परिवार दो तरह का होता है, एक जन्म का परिवार, एक प्रजनन वाला परिवार, यानी कि हमारे माँ बाप और हम तो हो गए जन्म का परिवार, और प्रजनन का परिवार यानी मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, वो प्रजनन का परिवार कहलाता। अब जो परिवार की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा की अगर बात करें तो वह सामाजिक समूह जो पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा जो बना हुआ होता है वो परिवार कहलाता है, और जो बच्चों के जन्म और लालन पालन की व्यवस्था करता है। यानी क्या चीज होगी परिवार के अंदर, जो है पहली चीज यौन संबंध। एक और चीज, यौन संबंध तो कोई भी बना सकता है, किसी के साथ बना सकता है, मगर जो है सामाजिक मान्यता प्राप्त जो है यौन संबंध होने चाहिए, यानी कि विवाह के द्वारा वो चीजें होती है। दूसरा, बच्चों का जन्म और उनका लालन पालन। मेरी राइटिंग खराब है, मैं इसीलिए बोल के बता रहा हूँ। जन्म हो गया, लालन पालन हो गया, और जो है यौन संबंधों के द्वारा परिभाषित एक समूह। तो यानी कि एक कम से कम एक महिला एक पुरुष, ठीक है, और उसके बाद बच्चों का देखभाल करते हैं, वो चीज हो गई परिवार। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई। इस जो परिवार आपके समाजशास्त्र वाले चैप्टर में भी आता मूल रूप से, और सामाजिक मानवशास्त्र के अंदर भी आता। अब इसके अंदर ये आएगा परिवार की विशेषता, वो सब चीजें सामान्य चीजें मैं उनके बारे में नहीं बता के आपको इसके सिद्धांतों के बारे में मोटे तौर पर थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा कि इसके जो है अलग अलग सिद्धांत आएंगे। एक शास्त्रीय सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत में ये कहते हैं कि जो है परिवार की उत्पत्ति शुरुआत से जो है पितृसत्तात्मक परिवार रहे। ये पुराना सिद्धांत है, ये मान्य सिद्धांत हम नहीं कह सकते, और इसका ये मानना था कि जो फैमिली है, परिवार है, उसमें शुरुआत से यानी कि जब से सभ्यता का प्रारंभ हुआ तब से मनुष्यों का यानी आदमियों का प्रभुत्व था, महिलाएं दोयम दर्जे की जो है मानी जाती थी, ये वो सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद जो है और अलग अलग सिद्धांत, एक यौन साम्यवाद का सिद्धांत भी कहलाता है, यानी कि उसमें जो है ये था कि परिवार की उत्पत्ति पहले जिस तरह जानवरों में किसी तरह शादी ब्याह नहीं होता है, उनमें कोई भी किसी के साथ सेक्स कर सकता है, और उसके बाद परिवार की उत्पत्ति हुई। तो शुरुआती जो इंसान थे उनके अंदर भी परिवार इस तरह बना, उनमें कोई इस तरह का चीजें निश्चित नहीं था, और जो है हर कोई बच्चा है उसको अपना कौन पिता उसका भले पता नहीं, मगर माँ जो है वो तो पता होती है। तो वो एक ये चीज यौन साम्यवाद उसके अंदर एक सिद्धांत था, उसके अंदर ये उन्होंने कहा।
तो और मातृसत्तात्मक सिद्धांत है, यानी और बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत ब्रीफाल्ट ने बताया था। मगर एक अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो परिवार का जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो दिया था मॉर्गन ने। और मॉर्गन ने बताया कि परिवार की जो उत्पत्ति है वो उद्विकास का सिद्धांत दिया। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि डार्विन ने जो उद्विकास का सिद्धांत दिया था उसके बाद पूरी दुनिया में जो आज भी सृष्टि की उत्पत्ति है या मानव की उत्पत्ति है या किसी भी तरह की बात करें तो विज्ञान के अंदर भी जो है उद्विकास का सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत कहा जाता है। भले इसकी बहुत सारी कमियां हो मगर अभी भी जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत जो है उद्विकास का सिद्धांत है। तो मॉर्गन ने बताया कि परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, वो भी उद्विकास के द्वारा हुई। यानी आज जो हम परिवार देख रहे हैं वो आज से लाखों सालों पहले इस तरह का परिवार नहीं था या आगे आने वाले सालों में इस तरह का परिवार नहीं होगा। इसने शुरुआत में बताया मॉर्गन ने कि पहले होता था समृद्ध परिवार होता था, यानी कि जो है समृद्ध परिवार यानी कि एक समूह होता है उसके अंदर कोई भी किसी के साथ जो है यौन संबंध स्थापित करते हैं। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो भाई बहन है ये सब लोगों इसमें इस तरह कोई चीजें डेफिनेशन नहीं होती थी, उनके बीच में जो संबंध बनते थे उनकी संतानें पैदा होती थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब थोड़ा सा सभ्यता की शुरुआत हुई तो समूह परिवार बने। यानी समूह का परिवार का मतलब है कि 10-15 आदमी 10-15 महिलाएं और वो जो है उनका जो परिवार बनता गया वो समूह परिवार। उसके बाद बना सिंडेशमेन परिवार। इसमें और समूह परिवार में अंतर क्या है, समूह परिवार में भी अगर मान लीजिए 10 आदमी और 10 औरतें तो वो एक आदमी किसी भी औरत के साथ सेक्स कर सकता है। मगर जो सिंडेशमेन परिवार उसमें ये था कि जो है उसके अंदर एक विवाह संबंधों का थोड़ा सा एक संस्था का निर्माण हुआ और इसमें ये थोड़ा सा अंतर है। और एक व्यक्ति का विवाह भले ही एक महिला के साथ होता मगर उस समूह की और बाकी महिलाएं उनके साथ भी वो यौन संबंध बना सकता था। ये सिंडेशमेन परिवार में कहलाता। इसके बाद समय के साथ धीरे धीरे गया। और एक और चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी आप लोगों को कि अध्ययन करने का जो तरीका है वो दिमाग को खुला रखना है। अब ये चीजें हो सकता है आपको अच्छी नहीं लग रही हो, हमारे मूल्यों के अनुसार खराब लग रही हो, मगर क्योंकि हमें एक विद्यार्थियों को उनके अनुसार जो हमें अध्ययन करना है और उसी तरीके से आपको अपना दिमाग खुला रख करके चीजों के बारे में हम सही गलत का निर्णय नहीं करना, हमें जो चीज है उसका अध्ययन करना है। तो इसके बाद जो है पितृसत्तात्मक परिवारों की स्थापना हुई थी। इसने बताया पितृसत्तात्मक परिवार का मतलब है कि जहां बाद में धीरे धीरे पुरुषों का दबदबा बना और महिलाएं धीरे धीरे जो है दोयम दर्जे की होती गई, गौण होती गई। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक विवाहित परिवारों का जो है विकास हुआ। यानी पितृ आज से अगर हम बात करें आज से 100 साल 150 साल पहले की बात करें तब भी ये होता था कि एक आदमी 2 3 4 कितनी भी शादियां कर सकता था और वो जो है उसका दबदबा रहता है परिवार के अंदर। तो ये जो है पितृसत्तात्मक परिवार था। बाद में आज हम बात करें भारत की बात करें या कोई पूरी दुनिया की बात करें तो ज्यादातर पूरी दुनिया में एक विवाहित परिवार पाए जाते हैं, यानी एक आदमी एक औरत के साथ शादी कर सकता। तो ये हम ये कह सकते हैं ये परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि कुछ चीजें जो है आपके आती है और मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूंगा कि इस तरह का आपने चिन्ह देखा होगा ये और ये। तो अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसका मतलब होता है पुरुष, ठीक है, और ये होता है महिला, ठीक है, यानी एक पुरुष ये महिला और इसका मतलब होता है विवाह। ये जो प्रतीक होते हैं और ये मानव शास्त्र की शब्दावली है। और आप अगर कभी बड़े एग्जाम देते कंपटीशन देते कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं आईएएस का आरएएस का या और इस तरह के कॉम्पिटिटिव पीएससी के एग्जाम तो उसके अंदर ये पूछे जाते हैं। त्रिभुज का मतलब होता है पुरुष और गोला होता महिला। और ये जो निशान है ये हो गया शादी का, ठीक है। और अब यहां बात करें इस तरह की बात, ये जो है ये जो चिन्ह है ये होता है संतानें। अब इसकी संतान ये 2 गोले बना के इसका मतलब 2 लड़कियां हैं। अगर मान लो ये त्रिभुज बना के इसका मतलब एक लड़का एक लड़की है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया संक्षेप में, ये पुरुष ये महिला और इनकी संतानों के रूप में ये चीज कहलाती है और ये निशान विवाह का निशान कहलाता है। ये हो गया परिवार। अब हम बात करते हैं इसी सामाजिक मानव शास्त्र में एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है विवाह। विवाह मैरिज जो है जैसे कि आप जानते हैं परिवार और विवाह दोनों मिली हुई चीजें हैं और दोनों की शुरुआत
एक दूसरे से जुड़ी हुई। परिवार की स्थापना कैसे होती है? विवाह के द्वारा होती है। और विवाह की अगर हम बात करें तो वह संस्था जो यौन संबंधों को जो है नियमन करती है या उनको वैधता प्रदान करती है, वो विवाह कहलाती है। यानी कि जो है अगर हम बात करें कि पति पत्नी बनना, अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि संतान तो बिना शादी के भी पैदा हो सकती है, मगर वो जो मान्यता प्राप्त नहीं होती, पूरी दुनिया के अंदर उसको मान्यता नहीं मिलती है। भले ही विवाह के तरीके हर समाज के अंदर अलग अलग होते हैं, हर धर्म के अंदर अलग अलग होते हैं, मगर आपको उस जहां आप रह रहे हैं उस समाज के अंदर उसके धर्म के अनुसार आपको विवाह करना पड़ेगा, तभी आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, बाकी वो मान्य नहीं होंगे। तो विवाह जो है आपको परिवार संस्था के अंदर प्रवेश कराने का माध्यम है। और यहाँ एक और चीज मैं बताऊं आपको, विवाह के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि विवाह जो है और की उत्पत्ति के सिद्धांत और परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत एक ही। यहाँ वापस में गौर से सुनना मेरी बात, परीक्षा के अंदर प्रश्न था परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए, तो वो भी सिद्धांत वही है, और विवाह की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए, वो भी वही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ग्रेवी चेंज करनी है, बाकी ग्रेवी वही रखनी, सब्जी अलग अलग करनी है, तो चीज वो की वही है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, समानता क्या है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर मोटे तौर पर। और एक और चीज कि सामाजिक मानवशास्त्र जो आप पढ़ते हैं उसको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसके अंदर आदिवासियों के बहुत सारे रीति रिवाज परंपरा आपको ऐसे सुनने को मिलेगा जिनको आपको आश्चर्य होगा, कभी आपने सुना नहीं होगा, कभी हंसी भी आएगी आप लोगों को। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो सारे जो उनके रीति रिवाज परंपराएं ये अब वर्तमान में बहुत कम प्रचलन में रह चुके हैं, क्योंकि अब जो आधुनिक सभ्यता के उनके जो है उनके साथ जुड़ने के कारण से, भले ही हम अफ्रीकी लोग हो या भारतीय की बात करें, जनजाति की बात करें, तो उनमें भी जो है मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो उस कारण से चीजों में बहुत बदलाव आ गया, मगर फिर भी इनके रीति रिवाज कहीं कहीं तौर पर ये पाए जाते हैं। मगर आपको अध्ययन के हिसाब से, परीक्षा के हिसाब से आपको वो चीजें लिखनी है। अब विवाह के अंदर भी जो है, अब आपके परीक्षा के अंदर आता है कि विवाह के जो रीति रिवाज कैसे हैं, है ना, तो आदिवासियों के रीति रिवाज और हमारे रीति रिवाजों में बहुत अंतर होता है। आदिवासियों में जैसे हम बात करें कि इनके विवाह के कैसे होता है, जैसे सेवा विवाह होता है, सेवा विवाह में यानी एक और चीज इसके अंदर वधु मूल्य देना पड़ता है आदिवासियों में। तो उसमें क्या होता है कि जो है, क्योंकि उसमें लड़की को एक प्रॉपर्टी के रूप में माना जाता है, और अगर मान लो कोई अपनी लड़की किसी लड़के को देता है तो उसकी प्रॉपर्टी चली जाती है, बदले में उसको कुछ चाहिए, तो वो जो हम यहाँ तो पुरुष जो है महिलाओं को दहेज देते हैं, बाकी समाजों में या भारतीय की हम बात करें वहां पर ऐसा नहीं, वहां पर जो है लड़की वाले आपको उसके वधु मूल्य वसूलेंगे। तो अब मान लीजिए लड़के के पास पैसा नहीं है, तो वो जो ससुर के पास जाकर के साल 2 साल काम करेगा, उसको हम कहते हैं सेवा विवाह। इस तरह क्रय विवाह यानी कि वो आप गाय भैंसे कुछ ढोर डंगार आपने जो है ससुर को दिए, उससे वापस उसके बदले में आपने लड़की ली, तो वो जो क्रय विवाह कहलाता है। इसी तरह होता परिवीक्षा, प्रोबेशन मैरिज, यानी कि जो है लड़का लड़की देखती है। एक और चीज कि हम और बात करें कि वहां स्वतंत्रता महिलाओं को आमतौर पर ज्यादा है पुरुषों की तुलना, या मतलब या बाकी समाजों की तुलना में आदिवासियों में जो है महिलाओं पुरुषों को और उनको स्वतंत्रता काफी मिलती है। और एक और चीज जैसे भारत की अगर बात करें तो बस्तर के अंदर गोटुल नामक एक संस्था पाई जाती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो अमेरिकी क्लब होते हैं उसी तरह के या वो चीजें पाई जाती, वहां जो है कुंवारा लड़का लड़की साथ रहते, रात को रहते हैं, और वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने के बाद शादी करते हैं। तो आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि ऐसे बहुत सारे किस्से मिलेंगे आपको, जब जो है आदिवासियों के बच्चे हो गए, बाद में उन्होंने शादी की। और एक और चीज उनके लिए जब बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं, बच्चे पैदा हुए तो बाद में शादी हो सकती है और बाद में करते हैं, जबकि हम हमारे बाकी समाजों के अंदर हम इस तरह की चीजें हम गैर वाजिब मानते हैं, मगर उनके अंदर ये चीजें पाई जाती है। तो ये इस तरह की दिलचस्प चीजें आपको सुनने को पढ़ने को मिलेगी। इसी तरह एक और होता है कि आप भगा के ले गए, लड़की को भगा करके ले गए, इसमें भी बहुत सारे तरीके, कुछ आदिवासी रीति रिवाजों इसमें इस तरह का होता है कि मान लीजिए आप गांव की सीमा के अंदर पकड़ में आ गए, तब तो आपकी अच्छी खासी धुनाई होगी, और अगर आप सीमा से बाहर निकल गए तो आपका वेलकम करके आपकी शादी कर दी जाएगी। तो ये भी चीजें तो आप जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएगी। मैं आपको ज्यादा वीडियो लंबा नहीं, इसलिए आपको केवल संक्षेप में ये सारी चीजें बताई। विवाह के बाद आता है नातेदारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नातेदारी। नातेदारी का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं किनशिप। मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा। नातेदारी समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध, और वे संबंध जो या तो रक्त के संबंध होते हैं या विवाह के संबंध होते हैं।
रक्त के संबंध का मतलब कि हमारे बच्चे या हम हमारे जिनके माँ बाप के बच्चे हैं तो हमारे और उनके बीच में जो संबंध है वो रक्त। अब एक और चीज, ये मान्यता प्राप्त होने, यानी कि विवाह के द्वारा बच्चे पैदा होंगे तो वो मान्यता प्राप्त होंगे। तो इस तरह की नातेदारी, और नातेदारी की रीतियां, 3 तरह की नातेदारियां होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये मोरडॉक ने बताए थे, नाम लिख लो आप, मोरडॉक, और इसने 3 चीजें बताई थी। पहला प्राथमिक, प्राथमिक नातेदारी का मतलब है कि जिनके बीच में सीधा संबंध होता है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊंगा, ये मैं बिठा देता हूं। मोरडॉक ने बताए थे 3 चीजें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक के अंदर जो है कुल 8 संबंध पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। प्राथमिक का मतलब जैसे कि जिनका एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ सीधा संबंध होता है, वो चाहे रक्त का संबंध हो चाहे विवाह का संबंध हो। जैसे पिता पुत्र, ठीक है, 8 संबंध होते हैं, मैं आपको गिन कर बता दूं। पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, ये तो हो गए 7, ये हो गए खून के संबंध। और एक 8वां संबंध बच रहा है पति पत्नी का, तो ये हो गए प्राथमिक। पूरी दुनिया में 8 के अलावा एक और 9वां कुछ भी नहीं होता, वो होता प्राथमिक संबंध, ठीक है। और द्वितीयक संबंध, यानी प्राथमिक का जो प्राथमिक संबंध होता है वो द्वितीयक संबंध कहलाता है। और ये जो होते हैं 33। और प्राथमिक का मतलब है कि मान लीजिए जो है आपके जो चाचा है, चाचा कौन है, यानी कि आपके पिताजी का सगा भाई, और पिताजी कौन हुआ आपको प्राथमिक, और पिताजी का सगा भाई उनका प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक का प्राथमिक वो हो गया द्वितीयक। और इस तरह के रिश्ते की हम बात करें तो वो हो गए पूरी दुनिया में 33 से 34वां नहीं हो सकता। अगर आप ढूंढ के बताओगे तो मैं आपको जो इनाम दूंगा। ये पूरी दुनिया में 33 संबंध पाए जाते हैं, प्राथमिक 8, द्वितीयक 33 और तीसरा तृतीयक। यानी प्राथमिक के जो द्वितीयक रिश्तेदार होते हैं वो तृतीयक। यानी अब चाची की बात करें तो जो है प्राथमिक हो गया पिता, चाचा हो गया द्वितीयक। चाचा द्वितीयक क्यों? क्योंकि वो आपके पिता का सगा भाई है, वो चाचा, वो द्वितीयक। अब चाची कौन हुई? यानी कि वो चाची हो गई आपके चाचा की प्राथमिक संबंध, यानी कि प्राथमिक का भी प्राथमिक, यानी या सीधे भाषा में बोला है प्राथमिक का द्वितीयक संबंधी। तो चाची क्योंकि आपके पिता के भाई की बीवी, वो हो गई चाची, यानी वो तृतीयक संबंध कहलाता है। और इस तरह के संबंध होते हैं पूरी दुनिया में 151 संबंध कहलाते हैं। तो ये आप इस तरह की चीजें मोरडॉक ने बताई थी। ज्यादा आपको दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं। आपको अगर आप पता करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कागज पर लिख करके हिसाब लगा सकते हैं। इसके बाद आती है कि नातेदारी की रीतियां। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है रीतियों के बारे में कि नातेदारी किस किस तरह की पाई जाती है। तो इसके अंदर जो पूरी दुनिया में एक होती परिहार। एक और चीज इसके अंदर बच्चे क्या रट के जाते तो अंतर समझ नहीं पाते, परिहार और परिहास को एक ही कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है वो मैं बताऊंगा बहुत शब्दों में हिंदी में, क्योंकि दोनों में परी दोनों आ रहा, इधर हार है इधर हास है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अवॉइड करना, यानी अवॉइडेंस है। और परिहास का मतलब जोकिंग रिलेशन, यानी अवॉइड करने से बना परिहार। अब होता क्या कि पूरी दुनिया के अंदर सामाजिक संबंधों में कई दफे तनाव की स्थिति आ जाती है, तो उनको आपस में मिले ही नहीं और उनके बीच में दूरी बनी रहे, इससे लड़ाई झगड़ा नहीं हो या उनके बीच में और किसी तरह की कोई चीजें नहीं हो, कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा हो, इसलिए उनके बीच संबंध परिहार के कहलाते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो सीधा उदाहरण तौर पर जो है बहू अपने ससुर के साथ जो घूंघट करती है वो परिहार संबंध, यानी कि उनके बीच में सामाजिक संबंध नहीं पाए जाते, उनके बीच में सामाजिक व्यवहार नहीं होता। इसी तरह अगर जमाई ससुराल में आता तो आजकल की बात नहीं है मगर पुराने जमाने की बात करें तो सासू जो है सिर ढकती, उसके सामने नहीं आती, वो परिहार संबंध कहलाता। तो ये अलग अलग जगह के रीति रिवाज है, इसके अंदर आपको मिलने को पढ़ने को मिलेंगे। और परिहास होता है मजाक के समय, यानी जोकिंग के समय, यानी साला बहन जीजा साले के जो है हंसी मजाक वाला पूरी दुनिया में फेमस, बहुत सारे चित्रों में मिलते हैं। तो जहां जिन संबंधों में हंसी मजाक करने की छूट मिलती है वो परिहास संबंध है, और जहां पर आपको दूरी बनाए रखनी है वो परिहार संबंध है। इसी तरह और अगर हम बात करें, एक होता है माध्यमिक संबंध। माध्यमिक का मतलब होता है कि आपने, मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ
कि कई दफे आपने देखा होगा पति पत्नी डायरेक्ट उनका नाम नहीं लेते, वो कहते हैं बिट्टू के पापा, चिंटू के मम्मी, इस तरह के। तो वो जो बीच में बिट्टू चिंटू ये जो आ रहे हैं, पापा मम्मी ये आ रहे हैं, वो माध्यमिक संबंध, यानी कि पति अपने पत्नी को डायरेक्ट नहीं बुला करके अपने बच्चे के नाम से या बच्ची के नाम से बुला रहा है, वो माध्यमिक संबोधन कहलाता है। इसी तरह तीसरा होता है, 3 हो गए। चौथा हो गया मातुलेय संबंध। मातुलेय संबंध के अंदर वह समाज जिनके अंदर मामा का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जहां पर जो है, और ऐसे बहुत सारे समाज है, आदिवासी समाज जिनके अंदर जो है भांजा मामा की प्रॉपर्टी को वारिस बनता है, बेटा नहीं बनता है, तो वो मातुलेय संबंध। इसी तरह पितृश्रेय का, यानी कि जहां बुआ की संपत्ति का अधिकार भतीजे को मिलता है, वो भी होता है। और एक इसी के अंदर एक आखिरी और सबसे मजेदार जो है वो चीज आती है, वो आता है सहप्रसविता, यानी कोविड सहप्रसविता। ये जो है शब्द, इसके बारे में आपको बताऊं कि कई दफे क्या होता है, ये भारत के अंदर भी एक जनजाति के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर उसमें क्या होता है कि जब, और अफ्रीका के अंदर कुछ जनजातियों में पाया जाता है, इसमें अब हालांकि अब ये मेरे ख्याल से अब नहीं, कहीं पर भी नहीं पाया जाता, मगर अगर परीक्षा में आता तो आपको इसमें लिखना है। इसमें क्या होता है कि जो प्रसव पीड़ा होती है, बच्चा जब पैदा होता है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा महिला के पैदा हुआ, आदमी के पेट से बच्चा पैदा नहीं होता, मगर महिला के बच्चे के जो महिला के जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो दर्द होता है, तो उस दौरान क्या कहा जाता है कि पत्नी की खाट भी पत्नी के बगल में रख दी जाती है, और जैसे महिला पेट दर्द से चिल्लाती है तो पति भी चिल्लाए और मेरा पेट दुख रहा, पत्नी चिल्लाई। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जो पत्नी को जो हम ये कह सकते हैं पाबंदियों का सामना करना पड़ता है ना, रहना पड़ता है, खान पान, उसी तरह पति को भी वही सारी चीजों का निर्वाह करना पड़ता, वो चीज कहलाती है सहप्रसविता। ये भी एक ये रीति रिवाज है, ये संभवतः इसलिए बना कि ताकि उन पति पत्नी के बीच में एक घनिष्ठता बने और उनको जो है चीजों का महत्व पता चले, तो ये नातेदारी की रीतियां होंगी। और इसके बाद जो है आपके सामाजिक मनोशास्त्र के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, वो आता है धर्म, जादू और विज्ञान का। अब मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि वीडियो शायद लंबा होता जा रहा है। तो पहली चीज है, प्रकृति का आविष्कार हुआ था, जब मनुष्य जब प्रकृति में आया और थोड़ी बहुत चीजों के बारे में जान पहचानने लगा, तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति रहती है कि उसका दादागिरी टाइप का रहता है, और मनुष्य क्या करता है, शुरुआत के अंदर चीजों को काबू में करने की कोशिश करी उसने। और आज भी हम, जाहिर सी बात है कि कभी मौका लगे तो हम किसी चीज के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, तो सरेंडर हम बाद में करते हैं। तो शुरुआत जो है प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश की, यानी बारिश आ रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, तो इनको कंट्रोल में कैसे करें, तो उसके लिए उन्होंने जादू का आविष्कार हो, सबसे पहले बना जादू। तो जादू के अंदर क्या था, और जादू धर्म में क्या अंतर था, जादू के अंदर जो जादूगर होता है वो पावरफुल होता है, और धर्म के अंदर अपोजिट चीज होती है, वो मैं आपको थोड़ा पहले बाद में बताऊंगा, पहले जादू के बारे में सुन लो। जादू का मतलब कि जो है एक ऐसी क्रिया गतिविधि जिसमें जादूगर ये दावा करता है कि उसके अंडर में बाकी सारी चीजें वो उन चीजों को वश में कर सकता है, तो ये हो गया जादू। मगर जब देखा कि हमने जादू टोना किया है ना, और हमने बारिश बंद करने के लिए की या और भी कोई चीजों के बारे में जानवरों से बचने किया, मगर ऐसा संभव नहीं हो पाया, तो क्या होगा कि हमने प्रकृति को नहीं जीत पाए, तो प्रकृति के सामने हमने सरेंडर किया, यानी नतमस्तक हुए, और नतमस्तक होने के बाद हमने किस चीज का आविष्कार किया, धर्म का। धर्म में क्या होता है, धर्म के अंदर होता है कि जो मनुष्य वो जो एक हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ जादू में प्रार्थना नहीं, यहाँ तो जादू में तो आदेश है कि मैं कह रहा हूँ मुर्गा बन जा, मैं कह रहा हूँ ये बन जा, वो जा। और धर्म के अंदर हम भगवान के या जो है कहीं भी किसी भी धर्म के अगर मानते हैं, इबादत करते हैं, तो उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, मेरे पर मेहरबानी बनाए रखना। मगर जादू में हम दावा करते हैं कि मेरी बात को तुम्हें मानना पड़ेगा। तो मगर जब प्रकृति को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो बाद में हम प्रकृति के सामने नतमस्तक हुआ धर्म। और उसके बाद बहुत बाद में जो है हम जब लोगों को लगा कि साहब ये चीजें भी नहीं बैठी, तो बाद में धीरे धीरे विज्ञान का आविष्कार हुआ। तो इन तीनों चीजों में ये संबंध है, और इसके अंदर बाकी और सारी डिटेल आएगी, वो आप इसमें पढ़ोगे। इसके बाद आता है जो है इसी आदिम राजनीतिक संगठन। आदिम राजनीतिक संगठन, जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी समाज का, किसी भी तरह का जो है
राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है, एक सिस्टम पाया जाता है। सत्ता हर समाज में होती है, चाहे परिवार की बात करें तो परिवार में भी सत्ता होती है, राष्ट्र की बात करें तो भी सत्ता होती है, राष्ट्र की बात करें प्रधानमंत्री है, अगर बात करें परिवार की तो माता पिता है या दादा दादी है, वो उनके बीच उसमें सत्ता पाई जाती है। तो जो आदिवासियों में होता था उसमें भी राजनीतिक एक संगठन पाया जाता था, मगर इनकी राजनीतिक संगठन एक अलग होता था, वो परंपराओं से रीति रिवाज से जुड़ा रहता था, बहुत सादा होता था। इसमें बहुत सारी चीजें आएगी, मगर आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि ज्यादातर आदिम संगठनों के अंदर जो है बुजुर्गों को महत्व दिया जाता था उनकी, और एक और चीज कि बुजुर्गों से भी ज्यादा महत्व दिया जाता था उसमें प्रथाओं को, जो कस्टम है, रीति रिवाज है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। और प्रथा को तोड़ना किसी कीमत पर जो है स्वीकार्य नहीं होता था राजनीतिक, उनमें आदिम राजनीतिक संगठन के अंदर, और चाहे वो मुखिया भी अगर तोड़ रहा प्रथा तो उसको भी सजा मिलती थी। आज भी आप लोगों ने अगर अखबारों में इसमें पढ़ते होंगे तो जो है अलग अलग आदिवासी समाजों में जो अगर आपने नियमों को तोड़ा है तो आपको उसके खिलाफ वो सजा वो उनके हिसाब से वो देते हैं। ये हो गया आदिम राजनीतिक संगठन। और इसके अंदर अब आएगा इसी यूनिट इसी चैप्टर मानव शास्त्र के अंदर एक चैप्टर आता है आदिम अर्थव्यवस्था। किसी भी समाज को चलाने के लिए आर्थिक गतिविधियां आवश्यक होती है। तो वर्तमान समाज की अगर बात करें तो हमारा समाज आधुनिक समाज, उसके अंदर जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग लेवल की पाई जाती है। मगर उस जमाने में क्योंकि मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो ज्यादातर वस्तु विनिमय होता था, यानी कि अगर मेरे पास कोई चीज अनाज चाहिए मेरे को, तो मेरे पास मान लो सामने वाले के पास मुर्गा है तो उसने मुझे मुर्गा दिया, मैंने उनको अनाज दिया, या कोई और चीज दी, या सोने चांदी की चीज हुई या कोई और भी चीज है एक्स वाई जेड, तो क्रय विक्रय मतलब वस्तु विनिमय के आधार पर अर्थव्यवस्था चलती थी। और उसके अंदर और भी बहुत सारे रिवाज आपको मिल जो पाए जाएंगे। और एक और चीज कि इनके अंदर संपत्ति का इतना महत्व नहीं था, संपत्ति को वो सामूहिक संपत्ति के रूप में मानते थे, उसका ज्यादा महत्व पाया जाता था। तो ये आदिम अर्थव्यवस्था के अंदर ये जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज आएगी। और अंत में अगर हम बात करें तो मानव शास्त्र के अंदर अंत में क्या आता है कि ज्यादातर जो अलग अलग जो स्टेट है या अलग यूनिवर्सिटी, उसके अंदर ये आएगा कि वर्तमान में जो भारत में जो जनजातियां हैं उनकी क्या समस्या है या उनकी क्या स्थितियां हैं, तो उनके बारे में एक लेख लिखने के लिए सवाल आता है। तो उसमें बिल्कुल सीधा सा है उनका वर्तमान भविष्य, तो इसके अंदर आपको लिखना होता है। तो उसमें आपको कुछ आंकड़े लिखने आपके अलग अलग स्टेट के अनुसार है। तो राजस्थान की अगर बात करें यहाँ भील, मीणा, घरासिया ये पाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ का अलग है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ गोंड है या जो अलग अलग जनजातियां भील भी वहाँ पाए जाते हैं। तो जो है ये अलग अलग साउथ के अंदर अलग है, कुरुक हो गए, तो ये जो अलग अलग जनजातियां आपको मिलने को मिलेगा और उनके बारे में आपको लिखना है। तो भारतीय जनजाति की क्या समस्याएं हैं, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, और उनकी सरकार ने क्या योजनाएं बना रखी, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो मेरे ख्याल से वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया, मगर मोटे तौर पर मैंने संक्षेप में सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर फिर भी आपको अगर कोई समस्या हो, कुछ पूछना चाहे तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर 9414317258। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।